ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान, मुझसे जबरदस्ती कोई इस्तीफा नहीं ले सकता। अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एक और जहां बंगाल की सियासत इस वक्त उबाल पर है, तो वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगी। उनका कहना है कि ये हार नहीं बल्कि उन्हें जबरन तरीके से हराया गया है, और यह ही बयान अब पूरे राजनीतिक माहौल को और ज्यादा गर्मा रहा है। क्योंकि एक तरफ चुनाव के नतीजे सामने हैं, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी का सीधा बड़ा आरोप है कि ये जनादेश नहीं बल्कि साजिश का नतीजा है। अब सवाल सिर्फ सत्ता का नहीं रहा, बल्कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया पर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल यही वजह है कि इसलिए उठ रहे हैं कि ये मामला अब देश भर में चर्चा का केंद्र बन चुका है। ममता बनर्जी ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो राजभवन जाकर इस्तीफा बिल्कुल नहीं देंगी, क्योंकि उनके मुताबिक उन्होंने चुनाव नहीं हारा है बल्कि उन्हें हराया गया है। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि एक बड़ा संदेश माना जा रहा है, जिसमें वो ये दिखाना चाहती हैं कि ये लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई है बल्कि अब असली संघर्ष शुरू होगा। उनके इस रुख ने यह साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति और ज्यादा टकराव की तरफ बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, ममता बनर्जी ने 100 सीटों पर धांधली का आरोप भी दोहराया है और कहा है कि इन सीटों पर फिर से मतदान होना चाहिए, फिर से वोटिंग होनी चाहिए। मैंने आपको सुबह ही यह खबर दिखाई थी कि कैसे ममता ने बड़े आरोप लगा के कहा है कि बीजेपी ने बंगाल में लूट की है 100 से ज्यादा सीटों पर। और साथ ही ममता ने कहा था सीआरएफ ने मुझे धक्का मारा। ममता बनर्जी का गुस्सा साथ में आसमान पर था। यह खबर आपने नहीं देखी हो तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ कह दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने वाली। उनका दावा है कि चुनाव के दौरान कई जगहों पर गड़बड़ी हुई और वोटिंग प्रक्रिया को प्रभावित किया गया। अब यही मुद्दा सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनता दिख रहा है, क्योंकि अगर ये मांग जो ममता कर रही हैं जोर पकड़ती है तो मामला सीधे अदालत तक पहुंच सकता है और चुनावी नतीजों पर दोस्तों इसका असर पड़ सकता है। ममता बनर्जी ने यह भी बताया कि उन्हें देश भर के कई बड़े विपक्षी नेताओं का समर्थन मिल रहा है। उनका साफ कहना है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और हेमंत सोरेन जैसे नेताओं ने उन्हें फोन कर समर्थन दिया है। ये सिर्फ सहानुभूति नहीं बल्कि एक बड़े राजनीतिक मोर्चे की शुरुआत मानी जा रही है। सोशल मीडिया पर ये चर्चाएं चल रही हैं कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, जहां विपक्ष एकजुट होकर एक मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की तैयारी में है। सबसे अहम बात यह है, सबसे मेन बात यह है कि ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि उनका अगला कदम इंडिया गठबंधन जो है उसको मजबूत करना होगा। उन्होंने कहा कि वो मजबूत करेंगी इंडिया गठबंधन को। उनका कहना है कि उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ है कि वो इस गठबंधन को और ज्यादा मजबूत करते हुए देखने वाली है। इसका मतलब साफ है कि बंगाल का ये मुद्दा अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं रहा बल्कि आने वाले समय में राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा एजेंडा बन सकता है। और यही वजह है कि दिल्ली में जल्द ही एक बड़ी बैठक की चर्चा तेज हो गई है और इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है ये किसी को नहीं पता। आप भी सुनिए क्या कुछ ममता बनर्जी ने और कहा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में और किस तरीके से चुनाव आयोग से लेकर सेंट्रल फोर्स और सेंट्रल फोर्स से लेकर भारतीय जनता पार्टी पर किस तरीके से उन्होंने निशाना साधा और कैसे वो कह रही हैं कि उनको चुनाव जो है हराया गया है, वो हारी नहीं है, जनता का जनादेश ये नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन्हें चुनाव हराया गया है। सेंट्रल फोर्स, बीजेपी और साथ ही साथ चुनाव आयोग, इन तीनों के कॉम्बिनेशन ने उन्हें चुनाव हराया है। ये खुद ममता बनर्जी ने कहा। नजर डालिए इस वीडियो पर। हम लोग जैसा फाइट किया इंची में इंची टू इंची, इतना फाइट हम लोगों ने किया जिंदगी मौत को सामने रख के। तब भी अगर हमारा फाइट तो बीजेपी का साथ नहीं था, हमारा फाइट था इलेक्शन कमीशन का साथ। और अगर इलेक्शन कमीशन बेच जाए, अगर जुडिशियरी से कोई जस्टिस ना मिले, अगर इतना लोगों को लॉजिस्टिकल नाम पे निकाल दिया जाए, वन साइडेड इलेक्शन ऑफिसर लोग काम करे, स्विच अप कर दे, ईवीएम मशीन कैप्चर करे। आप हमको बताइए, जब लोगों ने वोट देता है मशीन में, उसका चार्ज, बैटरी चार्ज 40 का नीचे उतर जाता है, लेकिन 1995 कैसे हुआ? कैसे हुआ? आई एम रेजिंग द क्वेश्चन। व्हाई दे स्नैच्ड आवर पेपर? व्हाई दे डिडंट अलाउ आवर काउंटिंग एजेंट एंड मी to attend the counting?
why they tortured the people and directly with the help of CRPF and the election officers. They were threatening inside, I have seen. They were threatening the RO in presence of me. But please remember, I have every document with me. Because at that time, I sent all my information to Bengal CEO. First, I have written a letter, then they snatched this paper from me. Then I have written second letter to RO at about 4 o'clock. They didn't give us receipt, but not only me, the other candidates also. But no justice. When DO told me that, ममता जी, आप आपको एजेंट को बुलाइए, वो तो पास ही नहीं है उसका पास, सब छोड़ के छीन लिया. हम बोला कैसे घुसेंगे? तो बोला हम पास बना देते हैं, आप बुला लीजिए. Then I said, okay, you give me 2 hours time so that I can call my people. I waited. Then our people came. CRPF didn't allow to enter. Number 2, who are there present? I said, okay, who are not present, I can sit as a counting agent. That cooperation also we can do. Then they धक्का मार के हमको उधर से निकाल दिया. हमारा इलेक्शन एजेंट को इतना मारा, काउंटिंग एजेंट को, सबको मारा, 5-6 पार्टी को मारा. So they also complained. लेकिन कंप्लेन किसको करेंगे? वो तो पूरा परचेज है ना, सेलेबल कमोडिटीज. यही हुआ बंगाल में. बंगाल का असली चेहरा और कुछ अलग है, लेकिन जो चेहरा निकाला ये इलेक्शन कमीशन, बीजेपी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑल सेंट्रल फोर्सेस का एक जॉइंट ट्रायो कॉम्बिनेशन का साथ हम लोग को लड़ने पड़ा. सुना आपने, सीधे तौर पर, साफ तौर पर ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल फोर्सेस और बीजेपी को लेकर निशाना साध रही हैं और साथ साथ कह रही हैं कि साठगांठ करके ये सारा षड्यंत्र रचा गया. ऐसी बीच जो आरोप सामने आए, उन्होंने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है. ममता बनर्जी ने दावा किया है कि चुनाव के दौरान ईवीएम को लेकर प्रशासनिक स्तर पर कई गड़बड़ हुई. उन्होंने ये तक सवाल उठाया कि वोटिंग के बाद मशीनों में 80 से 90% चार्ज कैसे रह सकता है. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले विपक्षी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया गया और पूरी प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की गई. ये आरोप सीधे तौर पर चुनाव प्रणाली की पारदर्शिता पर बड़े सवाल पैदा कर रहे हैं. अब राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ी चर्चा क्या हो रही है? सिर्फ बंगाल की. अब सवाल उठ रहा है कि सच में क्या 100 सीटों पर दोबारा चुनाव हो सकते हैं? क्योंकि अगर विपक्ष इस मुद्दे को एकजुट होकर आगे बढ़ाता हुआ नजर आता है और कानूनी लड़ाई शुरू होती है, तो ये मामला बहुत बड़ा रूप ले सकता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सिर्फ एक चुनाव का मामला नहीं रहा, बल्कि भविष्य की चुनावी प्रक्रिया पर भी इसका गहरा असर पड़ सकता है. ये बहुत बड़ा मुद्दा है, सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा. और यही वजह है कि हर किसी की नजर अब अगले कदम पर टिकी हुई है. फिलहाल बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो चुकी है जहां एक तरफ भाजपा अपनी जीत को ऐतिहासिक बता रही है, जश्न मना रही है, धूमधाम हो रही है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसे स्वीकार तक करने को तैयार नहीं है. और अब तीसरी तरफ पूरा विपक्ष उनके साथ खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है. पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है. इस्तीफा नहीं देने का ऐलान और 100 सीटों पर फिर वोटों की मांग ने इस पूरे मामले को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है. अब देखना यह होगा कि ये लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहती है या फिर अदालत और सड़कों तक पहुंचकर एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष बन जाती है. क्योंकि बंगाल की ये कहानी अब पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने की ताकत रखती है. क्योंकि विपक्ष जिस तरीके से एकजुट होने की तैयारी कर रहा है, ममता बनर्जी के बयानों में साफ नजर आ रहा है कि अब वो विपक्ष के साथ एकजुट होकर, क्योंकि उनको विपक्ष का एकजुटता मिल रहा है. साफ उन्होंने अपने बयानों में कहा, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी हो, हेमंत सोरेन हो, सबका साथ उनको मिल रहा है और एकजुट होकर दिल्ली में अब बैठक की चर्चा हो रही है. अब इस बैठक में क्या कुछ होने वाला है आने वाले वक्त में पता चलेगा. लेकिन जिस तरीके से 100 सीटों का मुद्दा ममता बनर्जी ने उठाया है, तो क्या अब सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं, क्या उन सीटों पर फिर से वोटिंग होगी? फिलहाल आपको क्या लगता है, आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है? और जिस तरीके से ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि उन्हें वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर बताइएगा. शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार.